अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एज़मा के बारे में। एज़मा यानी जिसे हम उर्दू में दमा भी कहते हैं। ये क्या है और ये किस वजह से इससे सांस की तंगी कैसे होती है। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले हमें पता हो कि हमारी जो सांस की नाली है उसका उसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से हम नाक से और मुंह से जब भी हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो वो हमारा ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद डिस्टल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं और उसके बाद हमारे आगे एल्वुलाई यानी जो फेफड़े के अंदर जो पानी के हवा के जो गुब्बारे टाइप होते हैं जिसके थ्रू जिनका खुलना और बंद होने की वजह से हम ये जो सांस अंदर और बाहर लेके जा सकते हैं उस जगह जाते हैं और वहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जज़ब हो जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या जो वो हम वहाँ से वापस आके हम वापस मुंह से बाहर निकाल देते हैं उसको। सो ये बेसिकली एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इसमें। ये आप ऊपर तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इसको कैसे ये कहाँ से ट्रैकिया क्या है, ब्रोंकाई क्या है और आगे एल्वुलाई क्या है। लेकिन एज़मा की जो डेफिनेशन है वो है एपिसोडिक रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हमारे जो सांस की नालियाँ हैं इनके अंदर तंगी आती है जो एपिसोडिक होती है, यानी वक्तन फ़ौक्तन समटाइम्स होती है फिर ठीक हो जाती है, फिर होती है फिर ठीक हो जाती है, एंड सेकेंडली वर्स भी खुद ही हो जाती है। सो एपिसोडिक भी है, रिवर्सिबल भी है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी हमारे जो सांस की नालियाँ हैं इनमें तंगी आती है जो तंगी किसी भी वजह से हो सकती है जो आगे हम चल कर डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो खुद को ठीक हो जाते हैं। अब किसी सोजिश की वजह से या किसी एलर्जन की वजह से किसी भी चीज़ की वजह से तंगी आ सकती है और उसकी वजह से इंसान को सांस उसका ख़राब हो सकता है। एज़मा के आपको मतलब इसमें अलामतें क्या क्या आएंगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट अलामतें याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कफ, यानी अक्सर खांसी रहना, खांसी आती है इसमें, खुश्क खांसी होती है इसके अंदर। दूसरा वीजिंग, यानी आपकी छाती से सीने से सीटियों की आवाज़, विस्लिंग साउंड आना बार बार। और तीसरी चीज़ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी आपका सांस बहुत ज़्यादा ख़राब होना। चौथी चीज़ है चेस्ट टाइटनेस, यानी आपको छाती में ऐसे जैसे दम घुटता हुआ महसूस होता है। तो ये 4 अलामतें आपने याद रखनी है। इसी में से कोई ना कोई मरीज़ जो है इसी में इन्हीं अलामतों में से किसी न किसी अलामत के साथ मरीज़ प्रेजेंट करता है। अच्छा, एज़मा की कितनी किस्में होती हैं? बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एलर्जिक एज़मा या दूसरा होता है नॉन एलर्जिक एज़मा। एलर्जिक एज़मा जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो सीजनल पोलेंस होते हैं। ये जो पोलन एलर्जी होती है, कुछ दरख्तों के ऐसे पोलेंस होते हैं जिनसे इंसान अगर उनको इनहेल कर ले तो आपकी सडनली आपका एयरवे जो है वो रिएक्ट कर जाता है और आपको शदीद सांस की तंगी और खांसी वगैरह वो जो अलामात पहले बता चुका हूँ शुरू हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है मोल्ड, यानी मोल्ड स्पोर्स का मतलब ये है ये जो फंगस होती है, फंगस किसी घर में अगर लगी हुई है तो उससे भी इंसान को उसके इनहेल करने से भी आपको ये अलामात पैदा हो सकती हैं। तीसरी है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स ही होते हैं ये जो छोटे छोटे ये माइट्स होते हैं। डस्ट माइट्स की अक्सर आपके बेडिंग में या आपके सोफे वगैरह में होते हैं जो आपकी स्किन के साथ लग जाएँ तो इनके साथ आपको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और अगर आप इनको इनहेल कर लें तो आपको एज़मा के सिम्टम्स या अलामात आना शुरू हो सकती हैं। चौथी चीज़ है एनिमल जो एलर्जीज़ होती हैं। देखें, कुछ जानवर ऐसे होते हैं उनकी प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर, वो अगर आप इनहेल कर लें तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है। लाइक कुछ लोग जैसे कैट एलर्जीज़ होती हैं लोगों को, बिल्ली से किसी को एलर्जी है, कुत्ते से एलर्जी किसी को होती है। सो ये एनिमल एलर्जीज़ हो सकती हैं लोगों को। तो ये बेसिकली ये एलर्जिक एज़मा की कैटेगरी है। दूसरी है नॉन एलर्जिक एज़मा। नॉन एलर्जिक एज़मा में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास स्मोक, ये जो धुआं होता है इससे लोगों को अक्सर एलर्जी, अगर आप की जेनेटिक टेंडेंसी है तो धुआं अगर आप इनहेल करते हैं तो उससे आपको एज़मा के अलामात आना शुरू हो सकती हैं, खांसी वगैरह और ये सांस का उखड़ना, छाती में सीटी की आवाज़ आना। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोक। दूसरी है स्मेल्स, ये जो अक्सर काफ़ी सारी खुशबू ऐसी होती हैं जिनसे आपको सडनली आपका एज़मा जो ट्रिगर हो सकता है, जिसमें परफ्यूम्स हो सकते हैं किसी किस्म के भी या कोई एक्सट्रीम किस्म की बुरी स्मेल भी अगर है इन पे, उससे आपको ट्रिगर हो सकता है। तीसरी चीज़ है मेडिकेशंस। देखें, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिससे आपको ये एज़मा ट्रिगर हो सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा ब्लॉकर्स। ये ऐसे बीटा ब्लॉकर्स ऐसी ये दिल के मरीज़ जो होते हैं जो धड़कन को ऐसा करने के लिए लेते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। अगर वो ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके एज़मा को ट्रिगर कर सकती हैं। दूसरे एनसिड्स, ये दर्द की जो गोलियाँ बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे डेक्लोनान हो गई, वोरन हो गई, इनसे भी आपका एज़मा ट्रिगर हो सकता है। तीसरा है एस्प्रिन, ये डिस्प्रिन की गोली है, इससे भी लोगों में एज़मा ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद आपका है एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा। कुछ लोगों को जब वो नॉर्मली तो वो ठीक रहते हैं लेकिन जब वो एक्सरसाइज करते हैं या एक्सर्ट करते हैं
तो अचानक उनको अस्थमा के फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको रेस्ट करके उसके बाद अगर वो इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करें तो उनको बेहतरी हो जाती है। अच्छा, उससे अगला हार्मोनल चेंजेस जो कॉज कर सकती हैं अस्थमा को। हार्मोनल चेंज कौन कौन सी होती हैं? जैसे फीमेल्स के अंदर अगर उनको प्रेगनेंसी हमल के दौरान ये अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, या अगर मेंस्ट्रुएशन जो माहवारी होती है उसके दौरान ये अस्थमा ट्रिगर हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैटामेनियल अस्थमा कहते हैं। सो जब भी हार्मोनल चेंजेस फीमेल की बॉडी के अंदर आएंगे तो ये अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। फिर अगली एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा ये होता है कि नॉर्मली बंदा ठीक रहता है, उसके बाद अगर वो किसी जगह चला जाए, ऐसी जगह पे जहाँ वो काम करता है, तो वहाँ पे उसको अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। जब तक वो वहाँ पे रहेगा, काम की जगह पे रहेगा, उसका सांस खराब होता रहेगा, अस्थमा उसका वर्ष से वर्ष होता रहेगा। खास तौर पे जो लोग कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हैं, धूल मिट्टी में काम करते हैं, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, या अगर कोयला वगैरह में काम करते हैं, तो इससे आपका अस्थमा, चूंकि वो कंटिन्यूसली डस्ट आपके अंदर जाती है, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही काम की जगह पे जाएंगे तो इनका अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अस्थमा की तशखीस कैसे की जाती है। देखिए, जो अस्थमा का डायग्नोसिस है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब कि इसके बाकी जो कुछ टेस्ट हैं जो मैं अभी बताऊंगा उससे आप सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन आपने मरीज का मुआयना करके ही उसको तशखीस किया जा सकता है। जब आपकी छाती को, चेस्ट को सुनते हैं, स्कल्टेट करते हैं, उसमें आपको विस्लिंग साउंड मिलेगी, जिसे हम कहते हैं सीटी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट आपको उसमें सुनाई देगी। तो ये आप बेसिकली क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं इसको। अब सपोर्टिव टेस्ट क्या होते हैं? जब अगर आप इनका चेस्ट एक्सरे करवाएं तो वो यूजुअली नॉर्मल होता है इनका, तो ये एक एविडेंस होता है, ये सपोर्ट करता है इसका चेस्ट एक्सरे का नॉर्मल होना कि अस्थमा है। दूसरी चीज़ है, एक आप ब्लड में अगर आप टेस्ट की बात करें तो आईजीई लेवल्स करवा सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हाई होंगे। सीबीसी में अगर आप देखें तो इओसिनोफिल काउंट्स जो होती है, ये वाइट सेल काउंट, डब्ल्यूबीसी जो वाइट सेल्स होते हैं उसकी एक टाइप है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होगी, तो इओसिनोफिलिया होता है। उसके बाद आप स्पायरोमेट्री की जा सकती है पेशेंट्स को, अगर उसकी जब उसको सांस जब उसका ख़राब होता है उस वक्त अगर आप उसकी स्पायरोमेट्री करें तो उसकी वैल्यूज कम आएंगी। फिर उसके बाद उसको इनहेलर या ऐसा उसको भाप दें या उसको इनहेलर इस्तेमाल करवाएं, जब उसका सांस बहाल हो जाए तो उसके बाद आप करेंगे तो वो उसकी वैल्यूज बिल्कुल नॉर्मल आएंगी जैसे नॉर्मल बंदे के अंदर होता है। सो स्पायरोमेट्री विद रिवर्सिबिलिटी एक टेस्ट होता है। फिर एक मैथाकुलिन चैलेंज टेस्ट होता है। बेसिकली आप एलर्जन देते हो बंदे को, कि अगर उससे एलर्जन देने से बंदे का सांस खराब होता है तो ये एक एविडेंस एक किस्म का शो करता है कि भाई बंदे को ये अस्थमा है। सो बेसिकली सपोर्टिव टेस्ट हैं जो इसकी डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ट्रीट अस्थमा। देखिए, ट्रीटमेंट जो अस्थमा का है इसमें हमारा गोल क्या है? गोल ये है टू प्रिवेंट द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, यानी जो अस्थमा के जो अलामात होती हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, खांसी, छाती व्हीजिंग होना, छाती में सांस का दो उखड़ना, ये इसको रोकना इस तरीके से, किसी भी तरीके से। दूसरा गोल है टू मिनिमाइज करना द मॉर्बिडिटी फ्रॉम द एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा, यानी जब किसी भी बंदे को सडनली एक्यूट अस्थमा का अटैक होता है तो उसकी वजह से मेक श्योर करना है कि उसकी जान को खतरा ना हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, मेडिकेशन तो एक पार्ट है। द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन अस्थमा कंट्रोल इज टू प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट टू द एलर्जन। जिस चीज़ से बंदे को एलर्जी है उससे हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह अगर बंदे को पोलन से एलर्जी है तो उसको पोलन के उस एरिया में ना जाने दें, ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर किसी काम में किसी जगह से एलर्जी है तो अपना ऑक्यूपेशन चेंज करें। एक्सरसाइज से प्रॉब्लम है तो कम कर दें एक्सरसाइज। तीसरी उसके अलावा अगर आपको अपने काम में, जिस तरह आपका काम ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है डस्ट वगैरह से, तो उसको चेंज करें। तो सिगरेट स्मोकिंग खुद भी ना करें और दूसरों किसी के साथ भी ना बैठें जो सिगरेट स्मोकिंग करता हो। सो प्रिवेंशन सबसे टॉप पे है इसके अंदर, मेडिकेशन उसके बाद है। जब तक आपका अस्थमा ट्रिगर होगा तो आपने मेडिकेशन ज़्यादातर यूज़ करनी होती है, तो आप कोशिश करें कि इसको ट्रिगर ही ना करें। अपनी सर्दी से अपने आप को अवॉइड करें। कोल्ड जो है इट सेल्फ ट्रिगर करती है। अपने गर्म कपड़े पहन के रखें खासतौर पे सर्दी के मौसम में, और बाहर जाते हुए डस्ट वाले एरिया में मास्क का इस्तेमाल करें। और एनीथिंग दैट ट्रिगर्स योर एलर्जी, या आपको पता, देखें आप जब जिसको अस्थमा होता है उसको पता होता है कि मुझे किस किस चीज़ से एलर्जी होती है, वो डे टू डे दे आर लिविंग दैट लाइफ, उनको वो तो लाइफ जी रहे होते हैं वो वाली, तो उनको चाहिए कि उससे अवॉइड करें। एंड सेकेंड पोर्शन इज मेडिकेशंस। लेकिन इसका स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है अस्थमा का। दो किस्म की मेडिकेशंस यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं रिलीफ मेडिकेशन, जो किसी भी वक्त अचानक को अटैक होता है तो उसको रिलीफ या उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होती हैं। दूसरा होता है कंट्रोल मेडिकेशंस, जो आप साथ साथ ले सकते हैं
ऑन एंड ऑफ जो आप लेते हैं ताकि अज़मा को कंट्रोल में रखें। रिलीफ मेडिकेशंस में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। देखिए ब्रोंकोडायलेटर्स वो दवाइयां हैं जो आप इनहेल करते हैं, जब भी इनहेल करते हैं, इनहेलर के थ्रू लेते हैं तो वो आपकी सांस की नाली को फौरन चंद सेकंड्स के अंदर उसको खोल देती हैं। तो इसमें आपको एक वेंटुलिन का इनहेलर या सेल्वो का इनहेलर यूज होता है। तो बेसिकली सल्ब्यूटामोल एक ऐसी दवाई है जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में बड़ी कॉमनली यूज होती है। दूसरी चीज़ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो इंट्रावीनस या दी जाते हैं, ख़ास तौर पे जो इंजेक्शन की फॉर्म में जब में यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली डेक्सामेथासोन हो गया या डेक्सा के नाम से जो आता है, या हाइड्रोकोर्टिसोन सोलोकॉर्टिव के नाम से आता है। तो ये चीज़ें ये स्टेरॉइड्स दी जा सकती हैं। तो तीसरी चीज़ है इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम आप उस टाइम पे जैसे एटम के नाम से अक्सर आती है, तो आप इसको भाप की फॉर्म इनहेल करवा सकते हैं, भाप दे सकते हैं इससे आप, और ये आपको उसमें अटैक को ख़त्म करने में मदद कर सकती है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है कंट्रोल मेडिकेशन। वो मेडिकेशन जो आपकी इस एज़मा को कंट्रोल करके रखने में काम आती हैं। इसमें आपके इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, इसको इनहेल्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फोस्टर इनहेलर हो गया, या कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो कॉम्बीवेयर वगैरह में ये आता है। दूसरी चीज़ है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। देखिए ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसी चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ जो आपकी सांस की नालियों को खोलते हैं, वो ऐसे लेने हैं जो इनहेल्ड भी हो और लॉन्ग एक्टिंग भी हो। लॉन्ग एक्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि कुछ एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, तो आपको कुछ मिनट्स के लिए रिलीफ देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग फिर आपको उसके काफ़ी घंटों तक उसका आराम देते हैं। उसमें आपके पास बीटा एगोनिस्ट भी हैं और एंटीकोलिनर्जिक्स भी हैं। सो बीटा एगोनिस्ट में अगर आप बात करें तो सैलमेटिरोल के नाम से आता है। इसी तरह आप अगर उसकी बात करें एंटीकोलिनर्जिक्स तो टर्बिटलिन की यूज़ होती है, कॉमनली यूज दवाइयाँ हैं। तीसरी कंट्रोल मेडिकेशन एथियोफाइलिन्स जो हमारे पास अमाइनोफाइलिन या थियोफाइलिन ये यूज़ की जा सकती है। चौथी जो यूज़ की जा सकती है कंट्रोल करने के लिए एज़मा को, एंड दैट इज़ ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर्स के नाम से है, जिसमें हम मोंटेलुकास्ट एक बहुत कॉमनली मेडिकेशन है यूज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ भी हैं जो यूज़ की जा सकती हैं, जैसे एंटी IgE एंटीबॉडी होती है, एंड उसके अलावा इंटरल्यूकन एंटीबॉडीज़ लाइक इंटरल्यूकन 7 हो गया, 13 हो गया, या 5 हो गया, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़। सो ये भी। थैंक यू।